आयुर्वेद हमारे पुरातन काल की एक ऐसी कला है जो आज भी सफल है और कारगर है। तो चलिए, आयुर्वेदिक ज्ञान के लिए हम बुलाते हैं डॉक्टर रानू गुप्ता जी को। रानू जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। रानू जी राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर एवं मोहता आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक चिकित्सा की डिग्री BA MS प्राप्त की और 1999 में राजस्थान विश्वविद्यालय की टॉपर रही है। पिछले 25 वर्षों से आस्था क्लिनिक अजमेर पर सफेद दाग व अन्य चर्म महिला रोगों का सफलतापूर्वक इलाज कर रही है। वर्तमान में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन राजस्थान प्रदेश की सचिव पद पर रहते हुए सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है। उदयपुर स्थित नारायण सेवा संस्था की स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका मानना है कि आयुर्वेदिक एक संपूर्ण प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है जिसके द्वारा बीमारियों का सफलतापूर्ण इलाज किया जा सकता है। तो अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से रानू जी, आप मंच पर आमंत्रित है। हमें आयुर्वेदिक के ज्ञान के बारे में आमंत्रित है आप मंच पर। रानू गुप्ता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख सुशीला फरमानिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इस वेबिनार को आयोजित किया, लोगों को अवेयर करने का काम कर रही है। और मैं साथ ही आपको पूनम जी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मेरा इतना सुंदर इंट्रोडक्शन दिया। आयुर्वेद को जाने, सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि आयुर्वेद क्या है और इसका प्रयोजन क्या है। तो आयुर्वेद सामान्य भाषा में हम इसको कहते हैं साइंस ऑफ लाइफ है, और इसका प्रयोजन है, संस्कृत का एक श्लोक होगा उसके माध्यम से मैं समझाऊंगी आपको। स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अर्थात जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसको किसी प्रकार का कोई रोग न हो उसका उपाय करना, और यदि कोई बीमारी हो जाती है, यदि उसे कोई रोग हो जाता है तो उसका औषध आहार विहार के द्वारा उसको ठीक करना। थैलेसीमिया हम सभी जानते हैं कि एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है जो माता पिता के द्वारा बच्चों को मिलता है। इसमें रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, हीमोग्लोबिन होता है, उसकी डेफिशिएंसी होती है। सामान्य लाइफ, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा, 120 दिन होती है, लेकिन वो घटकर लगभग 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पर आ जाती है, क्योंकि इसमें आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है, इसलिए स्प्लीन भी बढ़ जाता है, स्प्लीनोमेगाली जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं। सामान्य तौर पर हीमोग्लोबिन जो है महिलाओं में 11 से ऊपर होना चाहिए और पुरुषों में 13 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन थैलेसीमिया के जो मरीज होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है, 5, 4, 6 इस तरह से पहुंच जाता है। हीमोग्लोबिन और रक्त की कमी होने की वजह से इनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जरा सा काम करने पर थकान हो जाना, शरीर का विकास प्रॉपर न होना, पुअर डेवलपमेंट होना, श्वसन संबंधित परेशानियां होना, और त्वचा का पीलापन हो जाना, बार बार फीवर का होना, और जॉन्डिस जैसी समस्याएं भी इनमें कॉमन होती है। पुअर इम्यून सिस्टम होने की वजह से इन लोगों में बहुत सारी अन्य रोगों का भी समावेश हो सकता है, या बहुत सारे रोग भी इनमें हो सकते हैं। अब आयुर्वेद और थैलेसीमिया का क्या कनेक्शन हो सकता है, यह जानना हमें जरूरी है। तो आयुर्वेद में थैलेसीमिया का या किसी भी बीमारी का इलाज 3 तरह से किया जाता है। सबसे पहले आहार के द्वारा, विहार के द्वारा, और फिर औषध के द्वारा। आहार, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं, वो हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन 7 धातुओं को बलिष्ठ करता है। आयुर्वेद में किसी भी रोग की चिकित्सा के लिए पथ्य और अपथ्य आहार का विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। पथ्य आहार जो किसी बीमारी को कंट्रोल करने में सहायक होता है वो पथ्य आहार होता है, और जो बीमारी को बढ़ा दे वो अपथ्य आहार कहलाता है। तो थैलेसीमिया के बारे में भी पथ्य और अपथ्य को जानना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आता है विहार, और उसके बाद आता है औषध। तो सबसे पहले हम कौन कौन सा आहार थैलेसीमिया के मरीजों के लिए लाभदायक हो सकता है, कौन सा पथ्य आहार हो सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले जो फूड जिनमें फॉलिक एसिड की मात्रा अच्छी खासी होती है, जैसे कि दालें हैं, चुकंदर है, शकरकंदी है, आलू है, सिलेरी है, गार्लिक है, इस तरह के सोया प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या फूड आइटम्स होते हैं, वो थैलेसीमिया के पेशेंट्स को देना चाहिए। अल्फा अल्फा स्प्राउट्स है। आयुर्वेद में पुराने शाली चावल जो होते हैं, पुराने जौ, पुराने गेहूं का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है थैलेसीमिया के पेशेंट्स को। एक बात यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि आयुर्वेद कभी भी नॉनवेज के खिलाफ नहीं है। आयुर्वेद में जो रेगिस्तान थैलेसीमिया के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं, तो रेगिस्तान में रहने वाले जो जानवर होते हैं और पक्षी होते हैं, उनके मांस का सूप भी इन्हें दिया जाता है। अरहर की दाल का सूप है, या दूसरी मसूर की दाल का सूप है, हरे चने का सूप है, इस तरह के इनको आहार दिए जाते हैं, जिनसे कि थैलेसीमिया रोग के जो लक्षण हैं उनमें कमी आए। फ्रूट्स की जब हम बात करते हैं, तो स्ट्रॉबेरी है, क्रेनबेरी है, अकाई बेरी है, लेमन है, एप्पल है, पोमग्रेनेट है, इस तरह के पेशेंट्स को फ्रूट देने चाहिए, जिससे कि उनका फॉलिक एसिड भी इम्प्रूव हो, रक्त कोशिकाएं भी उनमें बने, और थैलेसीमिया से जो रिलेटेड लक्षण है वो भी इनमें कम हो। अब हम बात करते हैं अपथ्य की, कौन सा आहार उन पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए। तो जो भी हमारे जंक फूड होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, तेज मिर्च मसाले वाले फूड होते हैं, या कार्बोनेटेड वाटर होता है, एरिएटेड वाटर होता है, ये सारे थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए अपथ्य होते हैं। इन सबको पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए। अब हमारा तीसरा जो पॉइंट आता है, वो आता है विहार के बारे में। तो विहार, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा हो, हमारा रहन सहन कैसा हो, क्योंकि ये जो पेशेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते हैं, बहुत जरा सा काम करते हैं, थक जाते हैं, परिश्रम नहीं कर सकते, तो इनको माइल्ड एक्सरसाइजेस या माइल्ड व्यायाम करवाने चाहिए। जैसे कि हम कुछ आसन की प्रैक्टिस इनको करवा सकते हैं, जैसे ताड़ासन है, पश्चिमोत्तानासन है, बालासन है, शवासन है। इनसे इनका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और इनके लक्षणों को भी आराम मिलेगा। प्राणायाम में है, प्राणायाम है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, इस तरह के व्यायाम करवाने से, प्राणायाम करवाने से उनका श्वसन तंत्र भी मजबूत होगा, और बार बार जो उनको अन्य समस्याएं होती हैं पुअर इम्यूनिटी की वजह से, तो वो भी उनमें कंट्रोल होगी। तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है, वो औषध का आता है। औषध हमारी इस तरह से होनी चाहिए कि जो थैलेसीमिया के लक्षणों को है वो कम करे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिलोय की। गिलोय हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसमें एंटीपायरेटिक, हेमेटिनिक और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, ये रसायन का काम करती है। तो जब इस थैलेसीमिया के पेशेंट्स को गिलोय की मेडिसिन दी जाती है, तो उसका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है, उसका रक्त स्तर बढ़ता है, उसमें इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ता है उसका। तो हमारा भाव प्रकाश निघंटु एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है, उसमें तो गिलोय के पत्तों की सब्जी तक बनाने के लिए कहा है, और उसको हिपैटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी बताई है, और रक्त को बढ़ाने वाला बताया गया है। तो इसका हमें प्रॉपर यूज करना चाहिए गिलोय का, और पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिस्पांस देता है गिलोय। दूसरा होता है धात्री अवलेह। धात्री अवलेह पे भी काफी रिसर्च हुए हैं। उसमें जो पेशेंट को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो ड्यूरेशन होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसको बढ़ाया जाता है। अमूमन थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं, उनको 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। तो उस ड्यूरेशन को हम बढ़ा सकते हैं धात्री अवलेह के द्वारा। और दूसरा, रक्त की जो कोशिकाएं हैं, उसमें भी वृद्धि होती है। आयुर्वेद में और बहुत सारी औषधियां हैं, जैसे कि धात्री लौह है, नवायस लौह है, पुनर्नवा मंडूर है, और मंडूर भस्म है। इस तरह की कई जो मेडिसिन हैं, उनको हम देके थैलेसीमिया के पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। प्रवाल पिष्टी है, नवायस लौह है, और आंवले का चूर्ण जो होता है विटामिन सी से भरपूर होता है। ये रक्त को बढ़ाने के साथ साथ आयरन के एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। तो हम हरितकी के चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी जो मेडिसिन होती है, उनको सिंगल यूज किया जाता है, तो उसके लिए अनुपान की व्यवस्था भी बताई गई है, जिससे कि वो जो मेडिसिन है उसका गुण बढ़ जाए, उसकी प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाए। तो कई बार जैसे हम गौमूत्र के साथ किसी औषधि को देते हैं, किसी को गाय के दूध के साथ, किसी को घी के साथ, किसी को हम आंवले के जूस के साथ, या किसी को फ्रूट्स के साथ हम देते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। इस तरह से हम मेडिसिन के थ्रू थैलेसीमिया के जो लक्षण होते हैं उनको हम कम कर सकते हैं।
एपेटाइजर्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। एपेटाइजर्स में हमारा सॉल्ट का जो पाउडर है, पिपली है, अरीद की चूर्ण है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट्स को एपेटाइजर की भी ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ इनको विटामिन्स के साथ आयरन सप्लीमेंट्स की, जिंक की और इनकी भी ज़रूरत होती है, तो इनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब आता है हमारा एक आयुर्वेद में पंचकर्म नाम से चिकित्सा का विधान बताया गया है। उसमें 5 चीजें होती हैं, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन और बस्ती। तो बस्ती का विशेष रूप से प्रावधान बताया गया है थैलेसीमिया के मरीजों के लिए। तो उसमें क्या होता है कि अजा रक्त बस्ती, अजा यानी गोट, रक्त मतलब ब्लड और बस्ती मतलब एनीमा। तो ब्लड का जो गोट के ब्लड का जो एनीमा है वो रेक्टम के थ्रू दिया जाता है और उसको ब्लड को इंटेस्टाइन तक पहुंचाया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो भी बढ़ता है, रक्त भी बढ़ता है और बार बार जो आयरन, एक्चुअली बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से इनमें आयरन ओवरलोड हो जाता है, उसकी वजह से उनको आयरन चिलेशन करवाना पड़ता है। तो उस प्रोसेस से हम बच सकते हैं। जहाँ पेशेंट को 3 से 4 वीक में 2 बार या 15 दिन में या महीने में 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा था, वहाँ इसका ड्यूरेशन बढ़ा के हम 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में इस तरह से कर सकते हैं। अभी इस अजा रक्त बस्ती की जो प्रैक्टिस है वो राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, इन स्टेट्स में इसकी प्रैक्टिस हो रही है। आयुर्वेद में थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कैल्शियम का भी बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। तो कैल्शियम को बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रवाल पिष्टी है, गोदंती भस्म है, इस तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है। आंवला है, शतावरी है, अश्वगंधा है, गिलोय है, जो कैल्शियम को बढ़ाते हैं। इन लोगों में जिंक सप्लीमेंट्स भी देने चाहिए और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हो, तो इसलिए इनका हमें विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी देने चाहिए। आयुर्वेद में इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका बताया गया है कि ये जो होता है चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के शारीर अध्याय में बताया गया है, अतुल गोत्रीय अध्याय। उसमें बताया गया है कि यदि हम डिफरेंट क्लांस या डिफरेंट गोत्र में विवाह करते हैं तो पेशेंट को थैलेसीमिया से हम बचा सकते हैं। और आजकल तो एंटीनाटल टेस्ट वगैरह भी होते हैं, उनसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स को हम बचाया जा सकता है। ओवरऑल हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनका लाइफ स्टाइल हम प्रॉपर करें, उनका लाइफ स्टाइल को अच्छा करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, और साथ ही साथ उनका जो लाइफ स्पान है उसको भी हम बढ़ा सकें। तो यही आयुर्वेद के बारे में है थैलेसीमिया को लेकर। और मैं ये मानती हूँ कि अगर हम चारों पैथीज मिल जाएं तो थैलेसीमिया के पेशेंट्स को हम बहुत अच्छा लाइफ स्पान दे सकते हैं और उनका जीवन क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रानू जी। आपने जो हमें 3 मंत्र दिए हैं, आहार, विहार और औषध, ये हम जरूर याद रखेंगे। और एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर ये चारों पैथी मिल जाए तो हम थैलेसीमिया के पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये बिल्कुल हम फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे कि चारों पैथियां मिल जाए और बहुत अच्छे से सब चीज का इलाज हो जाए। अब आगे के कार्यक्रम के लिए मैं हमारी राष्ट्रीय अंगदान सखी सौ मधु जी डुमरेवाल जी को आमंत्रित करती हूँ, वे आए और आगे का कार्यभार संभालें।